Good morning students. Today we will continue chapter 1 of history for class 9th and chapter name is the French Revolution. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के काम में लगी हुई थी, यानी कि संविधान को बनाने के काम में लगी हुई थी, तो उस समय फ्रांस में क्या सिचुएशन आ चुकी थी, तो फ्रांस के लोग किस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। While the National Assembly was busy of Versailles drafting a constitution, जब नेशनल असेंबली वर्सेल्स में अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही थी, उस समय फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। तो उसको देख लेते हैं वो क्यों हुई। हार्श विंटर, जो विंटर सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था इस बार, जिसके कारण पुअर हार्वेस्ट हुई। पुअर हार्वेस्ट होने से क्राइसिस ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिला कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसको एक स्टोरी के रूप में हम लोग देखते हैं। हार्श विंटर केम इन फ्रांस एंड पुअर हार्वेस्टिंग कोज लेस प्रोडक्शन, तो काफ़ी लेस प्रोडक्शन हुआ पुअर हार्वेस्टिंग के कारण। दैट वाज वाई क्राइसिस ऑफ प्रोडक्शन सीम्ड इन फ्रांस। इससे क्या फ्रांस में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि प्रोडक्शन जो है उसके अंदर क्राइसिस देखने को मिले। रिच एंड प्रोस्पेरियस पीपल स्टार्ट ब्लैक मार्केटिंग द ग्रेन। अब इसमें क्या हुआ, रिच और प्रोस्पेरियस पीपल जो थे, यानी कि जो धनी लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, उन्होंने अनाज को ब्लैक मार्केट करना शुरू कर दिया। यानी जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो उसे ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसे ग्रेन को ब्लैक मार्केट करना शुरू कर दिया, ख़रीदा और ख़रीद कर रखना, अपने पास स्टॉक बना करके रखना शुरू कर दिया। क्राउड वाज फाउंड इन ब्रेड बेकरी शॉप, और अब क्या होने लगा, ब्रेड की और बेकरी शॉप पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भीड़ें देखने को मिलने लगी। यानी कि उन लोगों को पूरा ब्रेड नहीं मिल पाता था, तो इसके कारण वो लोग लाइन में लगते थे, मतलब कि बहुत सारी भीड़ जो है वो इन शॉप्स पर देखने को मिलने लगी। सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, और सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकलने लगी। अब क्या होता है, अब हम वो अपनी फर्स्ट जो हमने लेसन को स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट इंसिडेंट हमने पढ़ा था जिसको हमने ब्लडी संडे का नाम दिया था, उस घटना से इस घटना को यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर किंग ने ऑर्डर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पर जाए, पेरिस में जाए, और पेरिस में बास्टिल फोर्ट को जा कर के वहाँ से वो लोगों के क्राउड को कम करने का काम करें, लोगों के क्राउड को मेंटेन करने का काम करें। उन्हें ऑर्डर मिला इस तरह से राजा की तरफ से। तो ट्रूप्स जो है वो पेरिस में गए, और फिर पेरिस के लोग भूखे थे, उन लोगों को अच्छी तरह से क्या कहेंगे हम, ग्रेन जो है वो मिल नहीं रहा था, ब्रेड उन्हें मिल नहीं रही थी। तो उन्हें लगा कि राजा ने जो ट्रूप्स को भेजा है वो शायद उन्हें मारने के लिए, दबाने के लिए भेजा है, पर एक्चुअली में राजा ने सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन वो उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, और ये एगिटेटेड क्राउड क्या कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती है बास्टिल फोर्ट को, और उसके साथ साथ ट्रूप्स को भी मारना शुरू कर देती है। इसके बाद फ्रांस की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अटैक ऑन चैट्यू, जो चैट्यूज़ होते थे, यानी कि जो बड़े बड़े कासल होते, जो किले होते थे, उन पर जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने घबराहट के कारण वो क्या करना शुरू कर देते हैं, उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये इकट्ठे होंगे और हमें मारना शुरू करेंगे, तो उससे पहले ही हम इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। पीजेंट को एक ये डर भी था, एक ये रूमर भी फैल गई थी फ्रांस के अंदर। ये रूमर क्या फैली थी फ्रांस के अंदर कि जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वो उनकी सारी फसलों को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये पहले हमारी फसलों को नष्ट करेंगे, तो क्यों ना हम लोग इन्हीं को मारना शुरू कर दें। तो जो बड़े बड़े जागीरदार थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, उन्हें ही क्या किया जाने लगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाने लगा, और ये पीजेंट आकर के उनके खिलाफ क्या कर देते थे, वॉयलेंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे। होल कंट्री वॉज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट, और पूरी कंट्री उसमें उस समय क्या हो गया था, ऐसे लग रहा था कि क्रांति पूरी कंट्री में उस समय होने वाली, पूरी कंट्री के अंदर क्रांति वाला एक मूड देखने को मिला।
अब जब इस तरह की घटनाएं पूरे फ्रांस में होने लगी तो लुई 16 को डर लगने लगा कि कहीं अब ये पूरे के पूरे क्राउड जो है उसे मारने के लिए ना आ जाए। तो लुई 16 क्या करते हैं, वो अब चाल खेलते हैं और वो क्या करते हैं, नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर देते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें, कहते हैं कि मैं नेशनल असेंबली जो है उसे मानता हूँ। और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था नेशनल असेंबली ने, उसे भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लुई 16 रिकग्नाइज नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय नेशनल असेंबली। अब यहाँ पर ये असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ही क्या रखा गया कि पावर्स ऑफ लुई 16 वर रिस्ट्रिक्टेड। जब लुई 16 को एब्सोल्यूट पावर जो दी हुई थी, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो लुई 16 के हाथ में थी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, तीनों ही पावर जो है वो लुई 16 के हाथ में थी। तो उन एब्सोल्यूट पावर को कम करके उनकी पावर को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। ऑल पावर केम इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। अब ये पावर्स किसके हाथ में आ गई थी, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई थी। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि नेशनल असेंबली में उस समय पर किस तरह के लोग काम कर रहे थे। तो असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कौन रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, जो एजुकेटेड थे और जो प्रोस्पेरियस पीपल थे। यानी कि अभी भी पीजेंट और वर्कर जो है इस असेंबली में नहीं आए थे। पावर्स वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी एंड नोबिलिटी। जो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी थे और जो सेकंड स्टेट नोबिलिटी थी, उनसे भी सारी पावर्स को ले लिया गया। टाइट्स वर अबोलिश बाय नेशनल असेंबली। जो 1/10 का जो कर लगाया जा रहा था, जो टैक्स लगाया जा रहा था, जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था, उसे भी नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर इक्वालिटी लाने की कोशिश की, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाने की कोशिश की पूरी की पूरी सोसाइटी में। अब क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है वो एक संवैधानिक मोनार्की बन गया था, यानी कि मोनार्की भी उसके अंदर थी, यानी कि अभी भी राजा के पद को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल थे, सिर्फ नाम मात्र के थे। पूरी की पूरी पावर एक्चुअल में किसके पास आ गई थी, नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। तो नेशनल असेंबली कम्प्लीटली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी रूप से ड्राफ्टिंग करने का काम किसने किया, नेशनल असेंबली ने पूरा किया था। कब, 1791 में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मोनार्क की पावर थी, यानी कि जो लुई 16 की पावर थी, उनको लिमिटेड कर दिया गया। तो ये हमने यहाँ तक फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर और उसी के अंदर कौन एक्टिव सिटीजन्स होते थे, कौन पैसिव सिटीजन्स होते थे, उन्हें भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर मैनर्स में प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।